Hello, hi everyone. Welcome back to English Winglish, where we simplify English literature the way it should be, easy, doable, and just a bit practical. यहाँ पे आज ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो यूजीसी नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एक बिगिनर हैं या आप एक रिपीटर हैं। दोनों ही स्टूडेंट्स का एक सेम सवाल रहता है कि हम कहाँ से अपनी तैयारी शुरू करें और एक्चुअली में हम कैसे तैयारी शुरू करें जब हमें पेपर इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल देखने को मिले और ऐसे चैलेंजिंग पैटर्न हमसे पूछे जाए कि हमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी। तो यहाँ पे आज मैं आपको वो एक मंत्रा देने वाली हूँ जो बिगिनर और एडवांस लेवल स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाला है, और वो मंत्रा जब आप पढ़ेंगे तो आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे उससे, और फिर वहाँ पे आपको समझ आएगा कि कोई भी पेपर को तैयार करने के लिए मुझे एक अप्रोच तो चाहिए, बट मुझे एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच यहाँ पे चाहिए, एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पे चाहिए जो मुझे बिल्ड करनी है अपने एग्जाम के लिए। सो यहाँ पे आप इस लाइन को पढ़ो दैट देयर शुड बी डेप्थ इन थियरी एंड ब्रेथ इन ऑथर्स, और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेगा। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो? तो जो हमारी सिलेबस में यूनिट 7, 8 और 9 है, विच इज योर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थियरी एंड कल्चरल स्टडीज। अब यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ कॉइनेजेस के नहीं आते कि हेट्रोग्लॉसिया के ऊपर किसने बात किया, पॉलीफनी के ऊपर किसने बात किया, लीजरली टेक्स्ट के ऊपर किसने बात किया, डेथ ऑफ द ऑथर के ऊपर किसने बात किया, बर्थ ऑफ द रीडर के ऊपर किसने बात किया। इट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ दोज कॉइनेजेस एंड दोज टर्म्स। अब आपको इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्चुअल एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि जब भी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए तो आप आंसर कर पाएं। सो थियरी में आप डेप्थ लेकर आओ, थियरिस्ट के साथ आप उनको डिटेल में पढ़ो, बट जब बात आती है ऑथर्स की, राइटर्स की, अपार्ट फ्रॉम द कैनोनिकल राइटर्स, मेरे पास जो और राइटर्स और ऑथर्स हैं उसको मैं अपना होराइजन वाइड करके पढ़ूं। कहने का क्या मतलब है कि मुझे कोई अगर मेरे विकिपीडिया से आगे सजेस्टेड ऑथर्स दिख रहे हैं, सो इट शुड बी माई रिचुअल टू कवर दोज 2 अदर सजेस्टेड ऑथर्स एज वेल। ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करती है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो ब्रेथ इन ऑथर्स है ना, ये लाइन इंडियन लिटरेचर में बहुत हेल्प करती है। इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स है, पेपर में हमेशा कोई ना कोई नए राइटर्स आ जाते हैं, बट अगर आप एक चीज देखेंगे इंडियन लिटरेचर में जो आपके टॉप मोस्ट राइटर्स है ना, उनसे कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज जो बाकी राइटर्स हैं उनसे सिर्फ उनके वर्क को मैच करने के लिए बोला जाता है। सो अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 वाले क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप ऐसे लिटरेचर में अपना होराइजन बढ़ा लेंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी एंड दिस वुड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो ये एक मंत्रा है जो आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में आज रख लेना है कि इस चीज़ पे मुझे ज़रूर ध्यान देना है, बिकॉज दिस डेफिनेटली हेल्प्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक रिफाइंड अप्रोच क्या हो सकती है या आप किन किन चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम यहाँ पे बात करें हमारे कैनोनिकल राइटर्स की। अब आप बोलोगे कि ये मुझे कैसे पता लगेगा। So when you take a look and you go through your previous year question papers of English of your paper 2, तो आपको वहाँ से पता लगेगा कुछ रिपीटेड राइटर्स के बारे में, कुछ रिपीटेड वर्क्स के बारे में। वहाँ से आपको ये राइटर्स उठा लेने हैं। आपको ये पता लगेगा कि भाई शेक्सपियर, चॉसर, अलेक्जेंडर पोप, टी.एस. एलियट, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी, आपके वर्ड्सवर्थ, आपके जॉन कीट्स, आपके शेली, ये इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये मोस्टली कहीं ना किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिए जाएंगे। सो ये बन गए, ये आपके यहाँ पे बन गए कैनोनिकल राइटर्स। इनको आप करके जाएंगे डिटेल में एंड दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। इनको आप कवर कैसे करें, हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में। कहने का मतलब है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है कि चौसर पहले आए या अलेक्जेंडर पोप आए, अच्छा पोप का बर्थ ईयर क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो इट वुड बी गुड इफ यू गो विद अ क्रोनोलॉजिकल सेट ऑफ ऑर्डर। यहाँ से आप एक सही टाइमलाइन के थ्रू तैयार कर पाएंगे। आपको पता होगा कि अच्छा पहले एंग्लो सेक्सन्स हैं, देन नॉर्मन्स केम इन, फिर चौसर देखने को हमें मिले, एलिजाबेथन पीरियड शुरू हुआ, फिर शेक्सपियर है, और ऐसे ऐसे करके बाकी सारे राइटर्स हैं। इनके बीच में आपका क्या होता है ना, आप मूवमेंट्स को भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कवर कर लेंगे यूनिवर्सिटी विट्स को, आप यहाँ पे कवर कर लेंगे कैवेलियर पोएट्स को, तो आधी चीजें आपकी यहाँ से ऐसे कवर हो जाती हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी में भी, अपने रूटीन में भी उस चीज को इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि आपके कैनोनिकल राइटर्स क्या है, और आपको ये बताएंगे कि इन क्वेश्चंस से, इन राइटर्स से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी हमारे बन रहे हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स भी हमारे कवर हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता लगती है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करके। अब आपको ये A to Z डिटेल में अभी कवर नहीं करनी है। यहाँ से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं ना, आपको अपना लेवल भी पता लग जाता है। आपको पता लग जाएगा कि ये डुएबल चीजें हैं, तो आप बिगिनर पे तो नहीं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। और अगर आपको लगेगा कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऑल ऑफ दिस इज सो न्यू टू मी, तो आप समझ जाएंगे कि ये बिगिनर लेवल्स है। ये सारी चीजें होती है जब हम हमारे फैक्ट्स को चेक करते हैं, है ना। वो बबल में रहना एक अलग दुनिया है, बट अगर हमें ये पेपर क्लियर करना है तो उस बबल से हमें बाहर आना पड़ेगा, जहाँ पे हम खुद को थोड़ा सा रियलिटी चेक दे पाएं, खुद को समझा पाएं कि अच्छा ठीक है, आई एम एट दिस लेवल नाउ, आई हैव टू रीच एट दिस लेवल इन ऑर्डर टू क्लियर दिस पेपर। और ये सब चीजें मुझे पता लग रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेविगेट करके। सो वन रीजन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये आपको अपना एग्जामिनेशन पैटर्न भी बताएंगे कि अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चन आ रहा है, लिटरेरी मूवमेंट्स से भी क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसे टर्म्स है कि लेक पोएट जैसे एक टर्म है तो वहां से भी क्वेश्चन आएगा, कोई रेनेसॉ है तो हार्लेम रेनेसॉ क्या है वहां से भी पूछ लेंगे, एसोसिएटेड फिगर्स कौन कौन से हैं, और सिर्फ राइटर्स के वर्क्स नहीं आते हैं, उनके कैरेक्टर्स को भी मैच करने के लिए बोल दिया जाएगा। ये सारे एक डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ पैटर्न है जहां से मेरे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिस दिन आप ये स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न को समझ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, तो आप अपने लिए नए नए तरीके ढूंढ लेंगे। पर इसके लिए ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप बिल्कुल भी रोट मेथड यहाँ पे मत यूज करो। ऑब्वियसली लिटरेचर इज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, हमें सारा रट्टा मारना पड़ता है, बट वो भी आप स्मार्टली एंड लॉजिकली लगाओ। अब रोट मेथड लॉजिकली हम कैसे लगा सकते हैं? आप अपने लिए यहाँ पे नेमोनिक्स बिल्ड करो, चाहे लेम नेमोनिक्स ही क्यों ना हो, बट ये तो आपको अपने पास रखनी है, आपको पेपर क्लियर करना है, अपने लिए क्लियर करना है। सो योर नोट्स कैन बी योर ओन नोट्स इन एनी विच वे, ठीक है। सो नेमोनिक्स यहाँ पे बनाओ और एक सर्टेन सेट ऑफ ऑर्डर को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि आज एक भी राइटर दिख गए तो जाके पढ़ लिया, आज ये चीज दिख गई तो जाके पढ़ लिया। एक आपका वो रिदम होना चाहिए। उसके लिए प्लानर बहुत हेल्प करता है कि आपके पास 3 महीने एग्जाम के लिए 90 डेज लेट्स से आपके पास है, आपने अपना एक प्लानर बना लिया कि मैं इस तरीके से अगर करूंगा तो मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाय द वे, ये प्लानर आपके लिए एक रियलिटी चेक भी बनता है। जिस दिन आपको लगेगा कि अब मुझे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो आप उस दिन प्लानर बनाओ। आपको ऑलरेडी पता लगेगा कि यार मेरे पास दिन बहुत कम है कंपैरेटिवली सिलेबस के, तो उस दिन से आप खुद ही अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ध्यान में इसको रख सकते हो। तो मेजर रिटेंशन के लिए, मैक्सिमम रिटेंशन के लिए क्या चीजें हेल्प करती हैं कि आप खुद के नोट्स बनाओ, आप खुद के नेमोनिक्स बनाओ और आप कॉन्सेप्ट को समझो। आप ये देखो कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या होते हैं, कैवेलियर पोएट्स क्या होते हैं, कौन यहाँ पे पहले आया, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या होता है, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी क्या होता है, कौन सा पहले आया। ये सारी चीजें आपको ऐसे नेविगेट करनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ये फैक्ट्स देखने की कि एग्जाम में जब मैं ये देखूं किन किन यूनिट्स पे ज्यादा वेटेज है। अब ये मुझे कोई आके बता के तो चला नहीं जाएगा, ये मुझे खुद भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो दिस इज द रिकॉर्ड दैट आई हैव मेंटेन्ड फॉर यू। जून और दिसंबर 2024 के यूनिट्स का वेटेज मैंने आपको दिया है। आई हैव नॉट इंक्लूडेड जून 2025 पेपर बिकॉज वो तो काफ़ी अलग था, है ना, उसमें कोई एज सच इतना अलाइंड वेटेज आप नहीं देख पाओगे। सो ब्रिटिश लिटरेचर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, यूनिट 7, 8, 9 से कितने बनते हैं, इंडियन एस्थेटिक्स आता है, यूनिट 5, 6, 10 हमारे पास है, अमेरिकन है, दलित, चिल्ड्रंस, वर्ल्ड लिटरेचर, कोयर स्टडीज एंड ऑल योर अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू नेविगेट। तो आप कितना भी बोल लो कि यूनिट्स जो हैं आजकल ब्रिटिश लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज़ देखो, ब्रिटिश लिटरेचर अभी भी आपका 60% सिलेबस कवर कर रहा है। उसके बाद जो आपका सेकंड प्रायोरिटी है ना, वो आपका यूनिट 7, 8 और 9 है, विच इज अ बिट ईजियर टू क्रैक। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर करो, कॉइनेजेस देखो, आपकी ये तीनों यूनिट्स हो जाएंगी। फिर बारी आती है यूनिट 5, 6 और 10 की, जिसको आप डेडिकेटेडली अगर 1-2 हफ्ते भी दे दोगे अच्छे से तो आपकी ये तीनों यूनिट्स कवर हो जाएंगी। अब बारी आती है फिर इंडियन लिटरेचर की। इंडियन लिटरेचर आपका नेक्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आफ्टर योर यूनिट 7, 8 और 9। ये सारी चीज़ें आप कैसे नेविगेट कर पाएंगे, कैसे फिगर आउट कर पाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बस ऐसे पेज फ्लिप करके देखना नहीं है 2 मिनट में कि ताकि मैं फिर से बैक टू समथिंग
समथिंग एल्स चले जाऊं, आपको ये 1 घंटा बैठ के अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप ये डाटा मेंटेन कर पाएं। सो आई होप कि ये डाटा आपको हेल्प करे ये फिगर आउट करने में कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ पे मैं लाइटली 1-2 हफ्ते भी दूंगी तो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नेविगेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स की जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि अच्छा ये पैटर्न है, ये सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ये मुझे कवर करना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 बार अपना एग्जाम दे दिया, एक सर्टेन सेट ऑफ आइडिया उनको है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी अब रिपीटर्स की। आपको क्या ध्यान देना है, आप एब्रप्टली कोई भी चीज को उठाने से बेहतर है आप क्या करें, अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करें, अपने लिए एक सर्टेन सेट ऑफ ऑर्डर को बिल्ड करें जहां पे चीजें आपने अलाइन कर रखी हैं और फिर आप उसे फॉलो करें। कहने का क्या मतलब है कि जब आप किसी सेट ऑफ राइटर को कवर कर रहे हैं, लेट्स से विलियम वर्ड्सवर्थ को, आप सिर्फ इनके वर्क्स को नहीं करेंगे, आप इसमें लिरिकल बैलेड भी देखेंगे। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि यार इसका तो प्रेफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि स्टार्टिंग में किसका वर्क है, कॉलरेज का स्टार्टिंग में आता है या कौन सा वर्क आता है, और एंडिंग में किसका वर्क है। आपसे तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनके सिस्टर से रिलेटेड इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे, यहाँ पे ये किन किन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे इन्होंने किन किन टर्म्स के ऊपर बात करी है, अच्छा फिर इनका एक और सिंबल रेफरेंस ऑफ लेक पोएट, ही बिलोंग्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट, ये सारे रेफरेंसेस इनके अगर कोई मैगजीन पीरियोडिकल्स है तो वो भी आ जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, आपको अब ये सारी चीजें इंटीग्रेट करनी है जहाँ पे आपने सारी चीजों को अलाइन कर लिया। यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन different writers but you are focusing on the right chronological order sequence ताकि ये चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करे। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे ऑसबॉर्न को कवर कर लिया बट मुझे ये नहीं पता है कि वो कौन से मूवमेंट में आते हैं या उन्होंने वर्किंग क्लास के ऊपर बात करी है, ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं है। आपने देख लिया कि अच्छा थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया है बट आपने ये देखा ही नहीं कि सबसे एविडेंट वर्क मेरा कौन सा है इसके अंदर, तो आप ये चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ डिटेल्ड समरीज का गेम तो कभी है ही नहीं। अपने प्लानर में बस डेली 1 समरी को रखा करो, जो वो भी कैनोनिकल राइटर्स की जो है, जैसे मिडल मार्च, टेस्ट ऑफ द ओवरव्हील्स, आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन एयर, ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से वुथरिंग हाइट्स, इन सबको कवर करो डिटेल्ड समरी के लिए। सारे वर्क्स की डिटेल्ड समरी नहीं करनी है, ठीक है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रैटेजाइज करो, यूनिट्स का वेटेज देखो, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पता लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन डोमेन में है, तो अब आपको पता लग जाएगा कि इस पर मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम को इन्वेस्ट करो और चीज़ों को थोड़ा सा नेविगेट करने की कोशिश करो। मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि जो आप ये रैंडम इन्फॉर्मेशन गैदर करके पढ़ रहे हैं ना कि अच्छा ज़्यादा रिसोर्सेज मिल गए तो कवर कर लेते हैं, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू कवर योर सिलेबस की 100% सिलेबस कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे आप कितना स्मार्टली सिलेबस को कवर कर रहे हैं, कितना स्मार्टली आप सिर्फ थियरी नहीं उस थियरी को प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ पे मैटर करता है और इस चीज पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो बेसिकली आप सिर्फ ऑथर ना कवर करो, आप उनसे रिलेटेड कोई थियरी है, कोई मूवमेंट है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड मेक अ रूटीन फॉर योरसेल्फ वेयर यू लर्न डेली 5 लिटरेरी टर्म्स। MH अब्राम्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक सोर्स है जहाँ पे 5 लिटरेरी टर्म्स दिन की करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अपने लिए एक पर्सनल क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क बिल्ड करो, किसी और चीज़ पर रिलाई करने की बजाय अपने खुद के नेमोनिक्स बनाओ, अपने खुद के राइटर्स का वर्क ऑर्डर यहाँ पे बनाओ। काफ़ी लेम तरीके से चीज़ें बन सकती हैं और ये नोट्स आपके ही रहेंगे, आपके ही पास रहेंगे, आपको ही पेपर क्लियर करना है, तो पर्सनल टच इसमें थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। किसी भी रिसोर्स को आप जब रेफर करते हैं तो उसके साइड में हमेशा एनोटेट जरूर करो, कुछ ना कुछ चीज हमेशा वहां पे लिखो ताकि वो होता ना एक अपनापन वाला फीलिंग यहाँ पे हम डाल पाए। जैसे अगर एक कोई बुक है आपने एक बार पढ़ ली बट आपने उसमें अपना कुछ भी नहीं लिखा, आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से पहली बार पढ़ रहे हैं। बट उसी बुक में जब आप कुछ ना कुछ एनोटेट करते हैं, अपना POV लिखते हैं, अपनी चीजें लिखते हैं, तो आप उन चीजों को बैक इन द माइंड रिकॉल कर पाएंगे द मोमेंट यू ओपन अप द बुक अगेन। तो ये आपको सिर्फ माइंड गेम खेलना है, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। दूसरा, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉक टेस्ट बनाना बंद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो और पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करो। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डिटेल में कर ही रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट अ गेम की ऑप्शन नंबर C सही आंसर है। आपको देखना है A, B और D क्या क्या है, नए ऑथर्स हैं, विकिपीडिया आपके पास चला जाना चाहिए, रिसोर्स को हंट करो। A, B, D से बल्कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं आपकी शिफ्ट में
आगे क्वेश्चन बन जाए। समझ रहे हो ना, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, लेट्स से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, तो खुश नहीं हो जाना है कि अरे मैंने सही कर लिया, खुश रहो, बट जो और ऑप्शंस है उनको भी स्टडी करो। ये चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट करते हैं अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट्स में, और फिर बाद में समझ आता है कि ओके वी कैन डू दैट, वी कैन डू दिस। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखनी है। तो एडवांस जो बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको काफ़ी अपने रूटीन में एक पर्सनल टच देगी, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस और स्ट्रैटेजीज, एलिमिनेशन टेक्निक्स बिल्ड करने में हेल्प करेगी। अब बारी आती है कि हमने चीज़ें पढ़ ली, हमने चीज़ें कवर कर ली, अब क्या हमें सिर्फ उतना करना है? तो बिल्कुल भी नहीं। मेन एलिमेंट यहाँ पे आता है रिविजन का, और वो मैं कब करूँ? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे आप कर सकते हैं? जो हम ये बीच बीच में डूम स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि 30 मिनट तक मैं कोई सोशल मीडिया पर थी एंड आई डिडंट इवन रियलाइज दैट, और मैंने सिर्फ वेस्ट कंज्यूम किया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? सुबह जब भी आप उठते हैं, आप कुछ नया पढ़ने से पहले अपने आप को 15 से 20 मिनट जरूर दें, ताकि आप रिवाइज कर पाएं आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था। वो चीजें आपके रूटीन में बड़ी हेल्प होंगी। वो जो एक हम लॉन्ग टर्म रिटेंशन की बात करते हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन की बात करते हैं, ये यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, सो जब भी आपने कोई चीज पढ़ी, आपने फटाफट उसको देख लिया, वो तो है कि फ्रेश स्टडी किया है, दिमाग में रहेगा, बट उसको हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी डालना है। ह्यूमन मेमोरी हम पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 में, वहां पे हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब आप कोई एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं, तो उसको जब बार बार आप देखते रहोगे तभी वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में इंक्लूड होगी, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फेड होती रहेगी। तो तभी हम बोलते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं बट पिछला हम भूलते जा रहे हैं। तो उसको सही करने के लिए टाइमली रिवीजन करते रहो। तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, सो रात को सोने से पहले करो और सुबह उठते ही इन चीज़ों को फॉलो करो। दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अब किसी किसी को लगता है कि बार बार वही नोट्स देखना बड़ा बोरिंग हो जाता है, ये वो। लेट्स से कि आपने यहाँ पे डिकन्स को कवर किया, अब डिकन्स के नोट्स आपका बिल्कुल मन नहीं है गो थ्रू करने का, आपको लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया, तो आप डिकन्स के ऊपर एक रैपिड फायर कर लो, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। इससे क्या होगा? क्वेश्चंस के थ्रू जब प्रैक्टिस करोगे तो बैक टू द थियरी तो रिवाइंड कर ही रहे हो, तो क्वेश्चंस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिवीजन आप यहाँ पे अपने लिए डाल सकते हो। 3 इनकी बेसिक फेमस वर्क्स की समरी आपने कवर कर ली डिटेल में, विद द सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, विद योर की कोटेशंस, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को मॉक टेस्ट ज़रूर दिलवाएं, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। आपको अपने वीकर एरियाज को भी आइडेंटिफाई करना है ना। इट इज नॉट अ फ्लॉ, वी हैव टू अप्रिशिएट दैट फ्लॉ कि पेपर की 3, 4, 5 महीने की जर्नी में मुझे पता लग रहा है कि इस पे मुझे और काम करना है। मैंने डिकन्स तो कवर कर लिया, बट मैंने डिकन्स की मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स कवर नहीं करी, मैंने इनके वर्क्स को कवर नहीं करा, मैंने इनके वर्क्स में देखा नहीं कि अच्छा इंस्टॉलमेंट्स में इन्होंने पब्लिश किया है, और इनके खुद के पीरियोडिकल्स में भी इन्होंने वर्क्स को पब्लिश किया है। मैंने यहाँ पे सब पढ़ लिया, बट मैं इस कैरेक्टर को जानता ही नहीं। नेल ट्रेंट कौन है मुझे नहीं पता, डॉम्बी एंड सन में मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे फादर डॉटर रिलेशनशिप चल रहा है कि फादर और सन रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा? आपके मॉक टेस्ट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके रिवीजन प्रैक्टिस सेशंस। तो ये आप खुद को ज़रूर दो, ताकि आप ड्यूरिंग योर प्रोसेस अपनी चीज़ों को ट्रैक कर पाएँ, ताकि एग्जामिनेशन में जाके हम ये गलती ना करें, एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम ये चीज़ें रिपीट ना करें। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। और इसी के साथ साथ ना बहुत सारे आपके सिलेबस में नए राइटर्स होंगे, अननोन राइटर्स होंगे, मिसलेनियस राइटर्स होंगे, और आप ना आजकल फटाफट एआई का ज़माना है एंड आई टोटली अप्रिशिएट इट, हमें उसे यूज़ करना चाहिए, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। बट फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डू नॉट रिलाई ऑन योर एआईज, बी इट योर चैट जीपीटी और एनीथिंग। आज भी वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आज भी वो आपको कुछ ईयर गलत दे रहा है। एंड इमेजिन अगर आपने वहाँ से कोई ईयर याद कर लिया, कोई नेमोनिक याद कर लिया, और आपके लिए वो सारा फ्लॉप हो जाएगा अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल गई तो। So you can go for the other websites like LitCharts, Shmoop, Spark Notes, जहाँ पे आप ब्रीफ में एक समरी देख सकते हैं, ब्रीफ में कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ फ्यू गूगल सर्चेज और गूगल स्कॉलर, अगर आपको लगता है कि इस वर्क को मुझे थोड़ा सा डिटेल में देखना है, बट नेसेसरीली उतना उसका ज़रूरत है नहीं है। बट उसके अलावा आप बाकी साइट्स को रेफर कर सकते हैं, आप बहुत सारी एनिमे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आप अभी लंच करके आए हैं, आते ही हमारा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं होता है, स्पेशली इन आवर फैमिलीज, है ना, वो आदत ही नहीं है कि लंच करा और फटाफट से
बहुत बड़ी मतलब नींद आती है, वी ऑल फील लाइक टेकिंग अ नैप, बट बिकॉज ऑफ द एग्जाम सिचुएशन हम नहीं ले पाते। तो उस वक्त में हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, डूम स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो? कुछ एनीमे देख के, डिकेंस से रिलेटेड वर्क्स मिल जाएंगे, ग्राफिक चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से समरीज दी गई हैं, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, मोनोटोनस भी नहीं होगा और आपके वर्क्स भी कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने रूटीन में कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस आप ज़रूर करें टू फिगर आउट कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस द एग्जाम इज बिन आस्किंग यू। और इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे तो आप सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके यहाँ पे समझ जाएंगे, टेक्निक्स और ट्रिक्स यहाँ पर सीख जाएंगे। तो आई होप कि ये सेशन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा एंड दिस वुड ब्रिंग यू अ स्टेप क्लोजर टू JRF विच वुड बिल्ड यू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर यू। सो सिर्फ सरफेस लेवल पे अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा सा डीपर लेवल पे हमें जाना है। अब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से, सुपरफिशियल लर्निंग करने से अब कुछ नहीं होगा। यू विल नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, जहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेनस्टॉर्म करें, चीज़ों के बारे में सोचें, उस चीज़ पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा। सो बी इट योर लिटरेरी थियरी, बी इट योर कल्चरल स्टडीज, ये आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, लास्ट का 1 महीना इंटेंस रिविजन आपको करनी चाहिए। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ थियरी कर रहे हैं, लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, आप एक मेजर चंक यहाँ पे मिस कर देते हैं। सो डोंट मिस आउट दैट मेजर चंक, इंस्टेड जो रिविजन है उसको आप इनकॉर्पोरेट करें बीच में, ताकि एटलीस्ट आप खुद को ट्रैक तो कर पाएँ, एटलीस्ट आप देख तो पाएँ किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आप नोट्स कवर कर रहे हैं वो किस तरीके के हैं। तो स्मार्टली रिविजन करनी है, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द हार्ड वर्क। मेहनत सब कर रहे हैं, अगर किसी ने ये सोचा है कि मुझे यूजीसी नेट देना है, बहुत एविडेंट है कि वो एकेडमिक लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट यहाँ पे अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, आप यहाँ पे काफ़ी स्टैंड आउट कर पाएंगे, काफ़ी आप जो है एक स्टेप क्लोजर चले जाएंगे अपने नेट और JRF के। तो इन चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे रखना एंड आई होप कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। फैक्ट्स, प्लानर, टू डू लिस्ट, किस तरीके से पेपर 2 को मैनेज करना है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी चाहिए, टॉप 5 स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपको चाहिए कि मैम बता दो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इस पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ये लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड कमेंट्स आप वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि अगर ये सेशन आपको हेल्प करा कि नहीं, if you found this session helpful, then of course yes, do let me know and let's achieve this together, let's achieve your academic goals together and let's get done with UGC NET and JRF, है ना। ये जो हमारा अटेम्प्ट है 2025 का, इसको कर देते हैं फाइनल, डन एंड डस्टेड। यहाँ पे जितनी मेहनत लगे चीज़ों को कवर करने में, रिसोर्सेज को कवर करने में, वो सारी मेहनत यहाँ पे आप लगा दो एंड मेक योर डेज वर्दी इनफ कि हमें ये सर्टिफिकेट इस बार मिल जाए और हमें साइकिल से बाहर निकल जाए, ठीक है। सो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। इफ यस देन ऑफ कोर्स डू लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन वेरी सून।